हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के फिफ्थ लेक्चर के बारे में। राइट, देखिए इससे पहले हमने जो है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट के बारे में स्टडी किया था, ऑर्डर के बारे में पढ़ा था, मोलिकुलरिटी के बारे में पता किया था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में जाना था कि कब हमारे पास जो है ऑर्डर मोलिकुलरिटी के इक्वल होता है किस टाइप की रिएक्शन में, और किस टाइप की रिएक्शन में ऑर्डर मोलिकुलरिटी के इक्वल नहीं होता है। राइट, उसके बाद हमने बात की थी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आज बात करेंगे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। आज की वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कि आखिरकार जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं, एंड यहां पर हमारे पास ग्राफ अगर हमें बनाने पड़ जाए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो किस तरीके से बनने वाले हैं। तो कंप्लीट डिटेल में हम जीरो ऑर्डर को आज कंप्लीट खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है। देखिए जीरो ऑर्डर का मतलब होता है हमारे पास वो रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास जो रेट है, वो रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास जो रेट है वो किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर जीरो। जीरो ऑर्डर का मतलब हमारे पास है वो रिएक्शन जिनका ऑर्डर जीरो होगा। एंड ऑर्डर जीरो होने का मतलब क्या है, ऑर्डर जीरो होने का मतलब है कि मेरा जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मेरा रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि a रेज्ड टू पावर जीरो है। a क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो समथिंग रेज्ड टू पावर जीरो क्या होता है, 1। तो मेरे पास रेट क्या आ गया, रेट इक्वल आ गया मेरे पास k की। रेट मेरे पास किसके इक्वल आ गया, k के इक्वल आ गया। यानी कि रेट मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मैं कितना ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दूं या इंक्रीज कर दूं, मेरा रेट कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन। इतना समझ में आया। दूसरी बात, ये तो हमारे पास क्या था, इंटीग्रेटेड रेट लो था। हमने एक रेट निकाला था, कौन सा, इंस्टेंटेनियस रेट। एंड हमारा इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल टू माइनस डीए बाई डी। ठीक है, रेट इज इक्वल टू माइनस डीए बाई डी। रिएक्शन में मेंशन करता हूं ए से बी बन रहा है। रिएक्शन मैंने मेंशन क्या की है, ए से बी बन रहा है। तो इसके लिए मुझे रिएक्टेंट के लिए रेट लिखना पड़ जाए तो क्या आएगा, माइनस डीए बाई डी। अब हमें क्या चाहिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिलेशन निकालना है क्या, कि अगर मुझे जानना पड़ जाए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कितनी कंसंट्रेशन लेफ्ट रहती है। मैंने क्या कहा, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होने के बाद कितना रिएक्टेंट बच जाएगा, तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, हमें इस रेट को और इस रेट को इक्वेट करना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, दोनों ही रेट है तो हम एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन है, ये मैंने कहा सेकंड इक्वेशन है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं माइनस डी ए बाई डी टी जो है वो इक्वल हो जाएगा के के। ठीक है, माइनस डी ए बाई डी टी क्या आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि के जो रेट कांस्टेंट है वो भी मेरे पास रेट के इक्वल है। जो मेरे पास माइनस डी ए बाई डी टी है वो भी रेट के इक्वल है। तो जब ये दोनों ही रेट के इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। ठीक है, मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं डी ए बाई डी टी, ये जो इक्वल हो जाएगा माइनस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस के इक्वल हो जाएगा, माइनस को मैं उधर ले गया, एक ही बात है, एक तरीके से लिख सकते हैं इसको। मैं हम और इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डीए जो है वो हमारे पास माइनस के डी टी के इक्वल आ जाएगा। डीए हमारे पास क्या है, माइनस के डी टी के इक्वल हमें देखने को मिल जाएगा। अब देखिए जो डीए है ये क्या है, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन है। डीए हमें हमारे पास क्या है, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन। हमें क्या निकालना है, कितना टोटल कंसंट्रेशन में चेंज हुआ होगा जीरो से लेकर, जब टाइम जीरो था वहां से लेकर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक। यानी कि मुझे क्या निकालना है, टी जब जीरो था वहां से लेकर टी जब मेरे पास टी सेकंड के इक्वल हो जाएगा, यहां तक का मुझे निकालना है कितना कंसंट्रेशन में चेंज मुझे देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, जब हमें स्मॉल चेंज को एक बड़े चेंज में कन्वर्ट करना है तो हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, डीए को इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे माइनस के तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और dt को इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट क्या रहेगी, 0 से t तक। हमारे पास लिमिट क्या रहेगी यहाँ पे, 0 से t तक। और यहाँ पे dA जो है मेरे पास, इसकी लिमिट क्या रहेगी, a नोट से लेकर a तक। ठीक है, a नोट हमारे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और a क्या है हमारे पास, फाइनल कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद। देखिए जब भी हम किसी डिफरेंशिएशन वाली चीज का इंटीग्रेशन करते हैं तो डी जो डिफरेंशिएशन है और जो इंटीग्रेशन है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आएगा a, इसकी पावर है मेरे पास a नोट से लेकर a तक, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के टी।
और टी की पावर क्या है मेरे पास 0 से लेकर टी तक, टी की पावर मेरे पास क्या है 0 से लेकर टी तक। अब देखिए पावर जब हम सोल्व करते हैं तो क्या लेते हैं लिमिट, सॉरी पावर कह रहा हूं मैं, लिमिट हमारे पास लिमिट क्या है a0 से a और यहाँ पे क्या है 0 से t। अब लिमिट सोल्व कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा a माइनस a नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, क्योंकि t माइनस 0 बनता, तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मेरे पास जो फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला आएगा वो आएगा a इज इक्वल टू a नोट माइनस के टी। यानी कि अगर मुझे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिलेशन निकालना है, कितनी कंसंट्रेशन बच जाएगी, तो किसके इक्वल आएगा a नोट माइनस के टी के इक्वल आएगा। ये क्या आएगा a नोट माइनस के टी। अब देखिए दिक्कत क्या है, सर हम इतना बड़ा डेरिवेशन बार बार करेंगे क्या, और सर हमारे पास क्या पता फर्स्ट ऑर्डर आ जाए, सेकंड ऑर्डर आ जाए, थर्ड ऑर्डर आ जाए, क्या पता एग्जामिनर मुझसे फिफ्थ ऑर्डर के बारे में पूछ ले, मुझे तो कितने फॉर्मूले में याद रखूंगा, कितने बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। तो एक जनरल रिलेशन बताता हूं मैं आपको, मैं क्या करता हूं आपको एक जनरल रिलेशन बताता हूं, एक ट्रिक है रिलेशन निकालने के लिए जिसके थ्रू आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना एक्सेप्ट एक फॉर्मूले की, और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो फॉर्मूला है a रेज़ टू पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू a नोट रेज़ टू पावर 1 माइनस n प्लस n माइनस 1 के टी। इसको जहन में उतार लो और इसको जो है जितना भी चांस सारे लगा सकते हो ना सब लगा दो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास। इस रिलेशन के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी ऑर्डर के लिए रिलेशन निकाल सकते हैं कि कंसंट्रेशन जो है किसी भी टाइम t के ऊपर कितनी हमें देखने को मिलेगी। एग्जांपल के तौर पे अभी हमने जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन निकाली थी, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर होगा तो n क्या है मेरे पास ऑर्डर है, तो a क्या बन जाएगा, a की पावर 1 माइनस 0 इज इक्वल टू a नोट की पावर 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1 के टी, और ये क्या बन जाएगा a इज इक्वल टू a नोट माइनस के टी, है ना, 0 माइनस 1 आ जाएगा ना, माइनस 1 मल्टीप्लाई के टी माइनस के टी, और यही तो रिलेशन निकाला था हमने जीरो ऑर्डर के लिए, यही तो रिलेशन निकाला था। तो ये रिलेशन हर जगह वैलिड है एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर पे नहीं लगता एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। इस रिलेशन को हम फर्स्ट ऑर्डर पे नहीं लगा सकते, उसके अलावा आप इस रिलेशन को किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे तो सारा ही जीरो बन जाएगा, तो सारा ही जीरो बन जाएगा, कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर वैलिड नहीं है। बाकी आप यहां से सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, 100th ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के लिए क्या निकाल सकते हो, फॉर्मूला निकाल सकते हो, रिलेशन निकाल सकते हो कि कंसंट्रेशन एट टाइम टी और मेरे पास टाइम के ऊपर क्या रिलेशन है, कि किसी भी टाइम के ऊपर मेरी कितनी कंसंट्रेशन लेफ्ट रह जाएगी। ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। गलती मत करना यहाँ पे, ये मेरे पास कितनी कंसंट्रेशन बच गई एक टी टाइम पीरियड के बाद वो है, ना कि कितना यूज हो चुका वो है, ये है कितनी बच गई है हमारे पास, ये वो कंसंट्रेशन है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं हमारे पास कि हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक ट्रिक बताई थी ना, रेट कांस्टेंट में किसी भी चीज की अगर यूनिट निकालनी है उसके लिए मैंने आपको एक जनरल रिलेशन दिया था, क्या वो रिलेशन था, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकंड, ठीक है। n की वैल्यू पुट करो, आपके पास रेट कांस्टेंट की यूनिट निकल के आ जाएगी। क्यों बार बार चक्करों में पड़ना, रेट लिखोगे, कंसंट्रेशन की यूनिट लिखोगे, उसको जो है रीअरेंज करोगे, फिर यूनिट निकालोगे। जनरल एक रिलेशन याद कर लो, हर जगह वैलिड है यहाँ पे, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो क्या यूनिट बन जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। इतना समझ में आया। अब देखिए, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, अब हम चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब देखिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है एक गिवन रिएक्शन के लिए, मेरे पास मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है 2a से लेकर 3b तक, कोई भी गिवन रिएक्शन है 2a से लेकर 3b तक। मुझे कहा गया है जो a नोट है वो है मान लीजिए 3 मोल पर लीटर पर सेकंड। मेरे पास जो a नोट है वो क्या है, 3 मोल पर लीटर पर सेकंड, और मुझे कहा जा रहा है, सॉरी यहाँ पे ये रेट कांस्टेंट, जो k की वैल्यू है वो है 3 मोल पर लीटर पर सेकंड, जो a नोट की वैल्यू है वो है 10, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो मुझे कही है 10, और मुझे कहा गया है बताइए अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, अमाउंट ऑफ
रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 3 सेकेंड। ठीक है, एक रिएक्शन है 2A से लेकर 3B तक, रेट कांस्टेंट गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, और मुझसे पूछा गया कि बताइए 3 सेकंड के बाद कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि भैया यहाँ पे मुझे ये तो बताया नहीं है कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि जब तक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे पता नहीं होगा तब तक मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या मैं 0 ऑर्डर के लिए लगा दूं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, कुछ भी लगा सकता हूं। हर एक ऑर्डर के लिए अलग रिलेशन है। जैसे कि 0 ऑर्डर के लिए रिलेशन होता है A इक्वल टू A0 माइनस KT, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ और रिलेशन पाएगा, सेकंड के लिए कुछ और, थर्ड के लिए कुछ और। तो A निकालना है मुझे, तो मैं 0 ऑर्डर कैसे लगा दूं बिना कुछ जाने कि कौन सा रिएक्शन है मेरे पास, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो देखिए रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है ना वो काफी ज्यादा हेल्प करती है ये बात जानने में। रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो काफी ज्यादा हेल्प करती है ये बात जानने में कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। अब हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्यों नहीं मेंशन था, क्योंकि एग्जामिनर ने हमें जो है रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है कि भैया ये आपका रेट कांस्टेंट है, तो जान लो कौन से ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यूनिट ये बनती है, और ये यूनिट कौन से ऑर्डर में बनती है हमारे पास, 0 ऑर्डर में। ठीक है, अभी बताया था ना मोल पर लीटर पर सेकंड जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो 0 ऑर्डर में हमें देखने को मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे पास 0 ऑर्डर की रिएक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो अब हमें A निकालना है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, यानी कि A कितना अमाउंट रिएक्टेंट बच जाएगा। तो हमें पता है A इज इक्वल टू A0 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस K कितना है 3, और टाइम कितना गिवन है मुझे 3। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 1 मोल पर लीटर, है ना। आंसर क्या आ जाएगा 1 मोल पर लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन तो मोल पर लीटर में होती है। और मैं कहूंगा 1 मोल पर लीटर मेरी कंसंट्रेशन बच गई है, और आपने कर दी है मूर्खता, आपने कर दी है मूर्खता। क्यों, एक बात जान लो हमेशा, हमारे पास ये रिएक्शन में जो स्टोइचियोमेट्री है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये मान के चलो केमिकल काइनेटिक्स अगर आप कर रहे हो तो स्टोइचियोमेट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे पास। ये जो स्टोइचियोमेट्री है रेट कांस्टेंट के साथ चिपक के बैठती है। ये जो स्टोइचियोमेट्री है हमारे पास रेट कांस्टेंट के साथ चिपक के बैठती है। ये जो रिलेशन निकाला है ना मैंने A इज इक्वल टू A0 माइनस KT, ये तब रिलेशन है जब मेरे पास जो रिएक्टेंट होगा, जो मेरे पास रिएक्टेंट होगा उसका मेरे पास 1 ही मोल परसेंट होगा, इसका मेरे पास 1 ही मोल परसेंट होगा। अगर मेरे पास रिएक्शन है 2A से 3B, तो यहाँ पे मेरे पास 1 मोल परसेंट नहीं है, 2 मोल रिएक्टेंट परसेंट है। तो आपको क्या करना है, यहां पर जो भी स्टोइचियोमेट्री होगी रिएक्टेंट की उसको आपको रेट कांस्टेंट के साथ चिपका के चलना है। यानी कि मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, A इज इक्वल टू A0 माइनस KT नहीं बनेगा, मेरा फॉर्मूला होगा A इज इक्वल टू A0 माइनस 2KT। ठीक है, माइनस का 2KT रहेगा, यानी कि मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और करना है 2KT। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां पर अगर मान लीजिए 1/2 होता तो मैं इस पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई करता, K को मैं 1/2 के साथ चिपका के चलता। ये बात याद रखना, केमिकल काइनेटिक्स में बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, पकड़नी पड़ेगी। अकेला बच्चा खुद से चीजों को नहीं पकड़ सकता जब तक कि टीचर्स को ना बताए। और मेरा काम यहाँ पर आपको इंप्रूव करना ही है, आपको उन बारीकियों को लेके बताना है जो कि बाकी नहीं बताते हैं, राइट। तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे अब क्या आंसर बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये तो गलत है आंसर, ये आ जाएगा 10 माइनस 2 3 जा 6 3 जा 18, यानी कि ये तो आ गया -8 मोल पर लीटर। अरे माइनस की कंसंट्रेशन कभी देखी है, कंसंट्रेशन 0 हो जाती है, समझ में आता है। माइनस की कंसंट्रेशन देखी है, नहीं होता। तो यानी कि यहां पर माइनस का क्या मतलब है, यहां पर माइनस का क्या मतलब है, माइनस का यहां पे मतलब समझो, अगर कंसंट्रेशन आपकी माइनस में आ गई इसका मतलब ये है कि आपकी रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जो आपको टाइम इंटरवल दिया है ना, जो आपको टाइम इंटरवल दिया है, इस टाइम इंटरवल से पहले ही आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 2 सेकंड होता या फिर 1 सेकंड होता यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और कंसंट्रेशन निकल के आती, राइट। यानी कि 3 सेकंड का मतलब ये हो गया, 3 सेकंड जैसे ही मैंने टाइम इंटरवल रखा, जो मेरी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट है वो आई है माइनस में, और माइनस मुझे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है या फिर मेरी जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे ये निकालना पड़ेगा कि वो कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, वो कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। एंड उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, लाइफ टाइम। उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, लाइफ टाइम कहते हैं। लाइफ टाइम का क्या मतलब है,
वो टाइम पीरियड जिसके अंदर मेरी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। और रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या है? रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब है रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई होगी? जीरो बन गई होगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो बन गई होगी। तो अब हम क्या निकालते हैं? लाइफ टाइम निकालते हैं। अब हम क्या निकालते हैं? लाइफ टाइम। ठीक है, इसको यहाँ पे क्वेश्चन को एज इट इज छोड़ देते हैं ताकि हम बाद में इसको पूरा कर सकें। अब हमें क्या निकालना है? लाइफ टाइम। तो देखिए हमारे पास रिलेशन क्या है? रिलेशन है A इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 है तो क्या लगा देंगे? 2 के टी। देखिए आपको जो है रिलेशन तो यही याद रखना है, A इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, क्योंकि अगर आप 2 के टी याद कर लोगे तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कभी 3a आया तो आप 3 लगाना भूल जाओगे, 2 लगा दोगे। तो रिलेशन आपको a इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी वाला ही याद रखना है, लेकिन साथ में आपको ये याद रखना है कि k के साथ रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्री चिपक के चलती है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो हमारे पास अगर मुझे लाइफ टाइम निकालना है इस रिएक्शन के लिए तो a इक्वल टू ए नोट माइनस 2 kT लगाऊंगा। अब देखिए लाइफ टाइम का क्या मतलब बताया मैंने? लाइफ टाइम का मतलब बताया वो टाइम पीरियड जिसके अंदर रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली खत्म हो गया, यानी कि जिसके अंदर रिएक्टेंट जो है कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। तो रिएक्टेंट ये जो a है वो क्या है? बची हुई रिएक्टेंट की अमाउंट, और बची हुई रिएक्टेंट की अमाउंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी लाइफ टाइम में। लाइफ टाइम को हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं लाइफ टाइम की बात करूं तो a तो बन गया जीरो, और ये क्या बन जाएगा? ए नोट माइनस 2k टो, क्योंकि लाइफ टाइम है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टो से रिप्लेस हो जाएगा हमारे पास। और मेरे पास ये क्या आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा जो 2k टो है ये कौन आ जाएगा? ए नोट के, और मेरे पास जो टाउ है यानी कि लाइफ टाइम वो आ जाएगा ए नोट बाई 2k के इक्वल। ठीक है, मेरे पास जो लाइफ टाइम है वो किसके इक्वल आ जाएगा? ए नोट बाई 2k के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए लाइफ टाइम निकाल लूं मैं, मेरे पास लाइफ टाइम निकाल लेता हूं। ए मुझे कितना गिवन है? 10। ए मुझे कितना गिवन है? ए नोट कितना गिवन है? 10 मोल पर लीटर। इनिशियल कंसंट्रेशन है 10 मोल पर लीटर, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई के। के कितना है मेरे पास? 3 मोल पर लीटर पर सेकंड। 3 मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी कि आ गया 10/6। ये कितना आ गया मेरे पास? 10/6 आ गया, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 5 है यहाँ पे 2 3 6, यानी कि ये आ जाएगा 1.666, यानी कि ये वो टाइम पीरियड है 1.666 वो टाइम पीरियड है जिसमें मेरी जो ये रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें मेरी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यानी कि 1.666 सेकंड में मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, यानी कि जो 2a है वो कंप्लीटली 3b में कन्वर्ट हो गया होगा। तो अब यहां से हम क्या निकालेंगे? हम यहां से निकालेंगे कि मेरे पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 3 सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 0 मोल पर लीटर। कि भैया रिएक्टेंट तो कंप्लीट खत्म हो गया मेरा, 1.66 सेकंड जैसे ही आई थी, उसके बाद मेरे से रिएक्टेंट की अमाउंट पूछी हुई है 3 सेकंड की। तो 3 सेकंड पे तो क्या हो रहा है? पूरा कंप्लीट तो 1.66 पे ही है, तो 3 सेकंड पे भी हमारे पास क्या रहेगा? जीरो ही बचेगी रिएक्टेंट की अमाउंट। तो क्योंकि लाइफ टाइम यानी कि रिएक्टेंट खत्म हो चुका 1.66 पे, तो 3 सेकंड पे तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं हो रहा वहां पे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले और वहां पर नेगेटिव वैल्यू आ जाए किसी भी चीज की, इसका मतलब समझ के चलना कि वहां पर मेरा जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। नेगेटिव ये साइन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और यहां पर मेरे पास जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बच जाएगी? जीरो देखने को मुझे मिल जाएगी। तो आई होप आपको जो अभी तक की बातें हैं ये समझ में आ रही होगी। जीरो ऑर्डर इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, आसान भी लग रहा होगा। देखिए अगर मैं बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट की, तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपटीशन लेवल एग्जाम में। सेकंड ऑर्डर से इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमने देखिए बात की एक लाइफ टाइम की, अभी हमने एक बात की लाइफ टाइम की, इसको हमने रिप्रेजेंट किया टो से। ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया टो से। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या आया हमारे पास? ए नोट बाय, अगर मैं रिएक्शन कंसीडर कर लूं ए से बी, अगर मैं रिएक्शन कर लूं ए से बी, तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए नोट बाय के बन जाएगा। 2k क्यों था पिछली रिएक्शन में लाइफ टाइम? क्योंकि वहां पे स्टोइचियोमेट्री क्या थी? रिएक्टेंट की 2 थी, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री 2 नहीं है, तो इन जनरल हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? ए नोट बाय के फॉर दिस रिएक्शन ए से बी। ए से बी रिएक्शन के लिए हमारे पास लाइफ टाइम क्या बन जाएगी? यहाँ पे बन जाएगी ए नोट बाय के इक्वल। समझ में आया? अब देखिए एक होती है हाफ लाइफ, हमारे पास एक क्या होती है? एक होती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का क्या मतलब है? हाफ लाइफ हमारे पास वो टाइम पीरियड होता है जिसमें मेरी जो रिएक्टेंट की अमाउंट है वो इनिशियल अमाउंट की आधी हो जाए। जो रिएक्टेंट की अमाउंट है वो इनिशियल अमाउंट की क्या हो जाए? आधी हो जाए। तो चलिए निकालते हैं हाफ लाइफ क्या निकलेगी हमारे पास। रिलेशन क्या है? A इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, है ना। K की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है? मैंने 1 ली है क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 1 है। 2 होती तो यहाँ पे मैं 2 ले लेता,
3 होता तो 3 ले लेता, 1/2 होती तो 1/2 ले लेता। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए मैंने क्या कहा, हाफ लाइफ का मतलब है रिएक्टेंट की अमाउंट जो है इनिशियल अमाउंट की क्या बच जाए, आधी रह जाए। तो ए क्या बन जाएगा, a0/2 बन जाएगा। ए क्या बन जाएगा, a0/2, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, a0 माइनस के टी हाफ। ठीक है, हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं हम टी हाफ से, तो हाफ लाइफ के टाइम पे टी क्या बन जाएगा, टी हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, a0/2 माइनस a0 इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस a0/2 आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे करते हैं माइनस a0/2 इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो टी हाफ आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, a0/2 के। टी हाफ इस इक्वल आ गया मेरे पास a0/2 के मुझे इक्वल देखने को मिल गया। यानी कि मेरे पास क्या है यहाँ से रिलेशन, कि मेरे पास जो हाफ लाइफ है वो a0/2 के इक्वल होगी। अब देखिए ध्यान से मैंने कहा 3a से b बन रहा है, मैंने कहा 3a से b बन रहा है, इसके लिए हाफ लाइफ बताओ। तो हाफ लाइफ किसके इक्वल है, हाफ लाइफ इक्वल है मेरे पास a0/2 के। लेकिन मैंने क्या कहा था, जो स्टोइचियोमेट्री होती है रिएक्टेंट की वो चिपक के चलती है, तो 3 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा मेरे को। तो इस रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, a0/6k के इक्वल देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है समझ में आ रहा होगा, आप चीजों को इंटर रिलेट और को रिलेट कर पा रहे होगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कोई नहीं बताएगा, मैं दावा कर सकता हूं इतने अच्छे से आपको कोई नहीं समझा सकता एक एक चीज को। मैंने बहुत बड़े बड़े टीचर से पढ़ा है, मैंने अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़ी हैं। चीजों में दिक्कत कहां आती है, आप कितना अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, राइट। और मुझे पता है आई एम द बेस्ट, ज्यादा तो नहीं हो गया यार, मैं अच्छा हूं पढ़ाने में, मुझे पता है। ठीक है, इसमें क्या दो रहा है, नहीं हो तो कमेंट कर देना यार, बुरा लगेगा बट ठीक है चलने दो। ठीक है, क्या पता मैं किसी के लिए अच्छा हूं किसी के लिए अच्छा ना हो, हर तरीके के बच्चे होते हैं। देखो 100 बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं तो मैं हर किसी की सेटिस्फेक्शन को फुलफिल नहीं कर सकता हूं। 100 में से 5-10 बच्चे कम से कम ऐसे मिलेंगे जिनको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगेगा, किसी और टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा, क्योंकि हर बच्चे की अपनी रिक्वायरमेंट है, राइट। हर बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो अलग है, जो डेवलपमेंटल लेवल है वो अलग है, समझने का जो लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अलग है। तो मैं हर बच्चे को नहीं समझा सकता जिस तरीके से मुझे समझाना पसंद है। कोई चाहता है कि हम जब उनको रिलेशन दे दे वो समझ लें, कोई चाहता है कि हम उनको अच्छे से एक्सप्लेन करें, और कोई चाहता है कि हम हर चीज को इलाबोरेट करें, राइट। तो ये डिपेंड करता है हर एक बच्चे के ऊपर। अब मैं ऐसी बातें क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी एग्जाम चल रहे हैं बीएड के, एंड उसमें मैं पढ़ रहा हूँ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो उसमें मतलब ऐसी चीजें ही पढ़ रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा मेरी ऐसी बातों को। ठीक है, तो हाफ लाइफ के लिए जनरल रिलेशन क्या आया हमारे पास, हाफ लाइफ के लिए रिलेशन आया हाफ लाइफ इज इक्वल टू a0/2 के। अब देखिए मुझसे पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है कि मेरे पास जो हाफ लाइफ है रिएक्शन की वो है 2 सेकेंड, तो बताइए टो क्या होगा, फुल लाइफ क्या होगी। तो देखिए आप इन दोनों में रिलेट कर पा रहे हो, जो फुल लाइफ है वो है a0/k के, तो हाफ लाइफ मेरे पास क्या है a0/2 के, यानी कि मेरे पास मैं कह सकता हूं जो टो है वो ट्वाइस ऑफ टी हाफ है, मेरे पास जो टो है वो ट्वाइस ऑफ टी हाफ है। तो मुझे टी हाफ तो दे ही रखा है, टो पूछा हुआ है, तो टो क्या हो जाएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ टी हाफ, दैट इज 2 × 2 दैट इज 4 सेकंड, दैट इज 4 सेकंड, यानी कि मेरे पास 4 सेकंड में रिएक्शन जो है वो कंप्लीट मुझे देखने को मिल जाएगी। तो ये रिलेशन है टो और टी हाफ के बीच में। अब देखिए कई बार क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कंपटीशन लेवल एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आते हैं कि हमारे पास बताइए T7, अभी तो हमने क्या रिलेशन निकाला है हाफ लाइफ एंड फुल लाइफ के बीच में। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन आ जाए हमारे पास रिलेशन बिटवीन T75, यानी कि वो टाइम पीरियड जिसमें रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई है, एंड टी हाफ। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, देखिए टी हाफ तो हमने निकाल ही लिया था, क्या था a0/2 के, T75 निकालना है। रिलेशन हमारे पास क्या है, ए से बी कन्वर्ट ही कर रहे हैं हम, जनरल यही लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है, ए से बी में, ताकि हमारे पास स्टोइचियोमेट्री 1 ही मेंटेन रहे। ठीक है, तो देखिए T75 हमारे पास रिलेशन है a = a0 - kt, a = a0 - kt। मुझे क्या निकालना है T75, यानी कि T75 वो टाइम पीरियड होता है जिसमें मेरी जो रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो 75% कन्वर्ट हो गया होगा प्रोडक्ट में। ठीक है, तो बचा कितना होगा, मेरे पास जो A है वो 25% ही तो बचा होगा ना,
75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, यानी कि 25% ही मेरा रिएक्टेंट बचा होगा, तो 25 क्या लिख सकता हूं मैं, ए नोट बाई 4, है ना। ए नोट बाई 4 क्या होता है मेरे पास, 25% होता है ना, ए नोट बाई 4 मेरे पास क्या होगा 25%, तो ए तो लिख सकता हूं मैं ए नोट बाई 4 के इक्वल है, ये आ जाएगा ए नोट माइनस के टी के, ठीक है। तो के टी किसके इक्वल आ जाएगा, ए नोट माइनस ए नोट बाई 4 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास जो है T75, T तो कन्वर्ट हो जाएगा T75 में, तो T75 मेरे पास इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 3a नोट बाई 4 के, 3a नोट बाई 4 के, ये आ गया T75। अब हमें क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन T75 एंड T हाफ। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे करता हूं, यहाँ पे हम क्या करते हैं T75 बाई T हाफ का रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया T75 बाई T50 जो है वो इक्वल आ जाएगा 3a नोट बाई 4k, और T50 क्या है, a नोट बाई 2k मल्टीप्लाई a नोट बाई 2k, तो ये 2k ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2k, ठीक है। तो a नोट से a नोट कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2k, कि मेरे पास T75 बाई T50 जो है वो 3/2 के इक्वल है, यानी कि मैं कह सकता हूं T75 जो है वो 3/2 ऑफ T50 के इक्वल मुझे देखने को मिल जाएगा। T75 जो है वो 3/2 ऑफ 250 के मुझे T50 के मुझे देखने को इक्वल देखने को मिल जाएगा। अब बच्चे कह रहे हैं सर बार बार भाग कहां पे रहे हो, कहां बुक में देखने जा रहे हो क्या। बच्चों मैं ना फोन पे बनाता हूँ, एंड फोन में दिक्कत ये है कि गर्मी है तो टेम्परेचर वीडियो बनाते टाइम बहुत जल्दी राइज अप हो जाता है, तो फोन बंद हो जाता है बीच बीच में। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने आधे घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी और मैं जा रहा हूँ फोन को हटाने के लिए कि हाँ वीडियो स्टॉप कर दूं, और देखता हूँ 5 मिनट बाद ही फोन बंद हो रखा है। तो बीच बीच में मुझे जाना पड़ता है ये देखने के लिए कहीं फोन और रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हो गई है, ठीक है। तो अपनी डीमेरिट्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा कर रहे हैं सर्वाइव। तो यहाँ पर मेरे पास T75 और T50 के बीच में रिलेशन क्या आ गया, 3/2 ऑफ T50। अब देखिए क्वेश्चन अराइज होता है, सर बार बार ये डेरिवेशन करके देखेंगे क्या, बार बार ये डेरिवेशन करके देखेंगे, जी नहीं, बार बार डेरिवेशन नहीं करना। एक बात बताता हूँ सीक्रेट, किसी को मत बताना, मेरे चैनल पे जो भी हैं बच्चे उनके अलावा किसी को भी मत बताना, एंड उनको अगर बताना है तो उनको कहना कि केमिस्ट्री बाय शिवम सिंगल करके एक चैनल है, उनकी वीडियो देख लो तो मैं समझ में आ जाएगा कि हमने ये ट्रिक कैसे सीखी है, ठीक है। हाँ प्रमोट कर रहे हैं मेरे चैनल को, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है, हमारे पास ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है खाली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखो जितनी भी बातें आज बता रहा हूं खाली जीरो ऑर्डर के लिए है, जीरो ऑर्डर पर ही छोड़ देना, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर किसी और ऑर्डर के ऊपर मत लगाना। जिस ऑर्डर की बातें मैं बताऊंगा वो सारी बातें सिर्फ उसी ऑर्डर पे लागू होती हैं, बाकी किसी भी ऑर्डर पे लागू नहीं होंगी। और वो बात क्या है, अगर आपको टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन निकालना है ना, तो जैसे कि मैंने कहा T75 बाय T50 के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हमारे पास आपको अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है तो आपको क्या करना है, इनको डिवाइड कर दो। इनको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है ना वही इनके बीच में रिलेशन होता है। तो देखिए 75 को डिवाइड करोगे 50 से, तो 5 10 50, 5 1 5, 5 5 25, 5 3 15, 5 2 10, यानी कि T75 बाय T50 जो है वो इक्वल आएगा 3/2 के, वो आएगा 3/2 के। यही तो निकाला था। चलो आप कह दो सर क्या पता इसी पे लागू होता हो, कुछ और बताओ। देखिए हमने एक रिलेशन निकाला था टो के बीच में और टी हाफ के बीच में, तो हमने क्या कहा था T100, टो का मतलब क्या है T100, यानी कि 100% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, बाय T50, है ना। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 100/50 के, यानी कि 2 के, यानी कि T100 यानी कि टो जो है वो इक्वल आ जाएगा ट्वाइस ऑफ टी हाफ के, T50 यानी कि टी हाफ। देखो अभी भी सेम रिजल्ट आ रहा है, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आपको वेरियस टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, आप जस्ट जो भी टाइम पीरियड दे रखा है उनको डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ये ट्रिक्स हैं इन चीजों को करने की, इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, किस तरीके से टाइम बचाते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इतना समझ में आया। तो यहां से जो मैं आपको रिलेशन बता रहा हूं, यहां से मैं आपको जो रिलेशन बता रहा हूं वो ये है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहां पर जो है हमने बात की कि टाइम पीरियड निकालना है, मान लीजिए T50 निकालना है, वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A नोट के, है ना। आंसर ये तो है T50 इक्वल टू A नोट बाय 2K के इक्वल है ना। T50 जो है वो A नोट बाय 2K के इक्वल आया है, जो मेरे पास T100 है यानी कि टो है वो A नोट बाय K के इक्वल आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, मेरे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कोई भी टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। यानी कि मान लीजिए मैंने कहा
मैंने कहा कि अगर मेरी कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा तो हाफ लाइफ भी बढ़ जाएगा, फुल लाइफ टाइम भी बढ़ जाएगा। यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से जिस टाइम पीरियड के अंदर कोई भी रिएक्शन आधी कंप्लीट होगी वो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, और जब पूरी कंप्लीट होगी वो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, यहाँ पे t 0 है, मैंने कहा ये t 50 है, मैंने कहा ये t 100 है, ठीक है। इन दोनों के बीच का क्या आएगा, t 75 आ जाएगा, इन दोनों के बीच का क्या आएगा, t 25 आ जाएगा, ठीक है। एक बार रुक जाओ भाई, देख लेता हूँ फोन बंद ना हो गया, चल रहा है, चलने दो, जल्दी कर लो, ठीक है। ये मेरे पास टाइम पीरियड है। मैंने कहा कि अगर t50 जो है मान लीजिए 2 मिनट है, t50 जो है 2 मिनट है, t100 बताओ। तो हमने क्या देखा था, तो मेरे पास जो था वो ट्वाइस ऑफ t हाफ था, तो मेरे पास क्या था, ट्वाइस ऑफ t हाफ था। तो 2 मिनट का, अगर t50 2 मिनट है तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 4 मिनट, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4 मिनट। अब देखो सिंपल तरीका, कुछ भी मत करो, सिंपल तरीका, t75 निकालना है, इन दोनों के बीच का एवरेज ले दो, इन दोनों के बीच का एवरेज ले दो, तो 4 + 2 6 का आधा 3, 6 का आधा क्या हो जाएगा 3 मिनट। और हमने ये तो देखा था t75 जो था वो 3/2 ऑफ t50 के इक्वल था, ठीक है। तो t50 कितना दिया मैंने, 2 मिनट, तो यहां से आ जाएगा 3 मिनट, है ना। आंसर वही निकल रहे हैं, आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। t25 निकालना है, देखिए ये तो मेरे पास क्या होगा 0 मिनट ही होगा, t0 पे तो कुछ भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, टाइम पीरियड क्या होगा 0 मिनट। t25 निकालना है, क्या होगा, इन दोनों का एवरेज ले दो, क्या आ जाएगा 1 मिनट आ जाएगा। और निकाल के देखना रिलेशन, t25 और t50 में रिलेशन निकाल के देखना, उससे जो रिलेशन आएगा जब उससे आप टाइम पीरियड निकालोगे यहाँ पे 1 मिनट ही आएगा, ठीक है। मान लीजिए मुझे कहा जाए t87.5 बताओ, t75 और t100 का जो बीच का मीन आता है वो आता है t87.5। तो आप क्या करोगे, 4 + 3 7, 7 / 2 दैट इज 3.5, यही आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो टाइम पीरियड को लेके। अब हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक ही चीज बचती है, वो है टाइम ग्राफ, ठीक है। वो टाइम ग्राफ क्या कह रहा हूं, अलग तरीके के ग्राफ। हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अब एक ही चीज बचती है, वो है डिफरेंट टाइप के ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ को करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब फोन का कैमरा बंद होने वाला है तो कोई फायदा नहीं है, मुझे 15 मिनट रुकना पड़ेगा इस फोन को ठंडा होने के लिए। तो अभी मैंने जैसे ही बताया एग्जाम्स भी हैं मेरे, उनकी भी प्रिपरेशन करनी है, अदरवाइज इसी वीडियो में हम ग्राफ को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आई होप आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन को लेकर जितनी भी बातें थी सभी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं, किन किन के बीच में ग्राफ बनते हैं और किस तरीके से ग्राफ बनते हैं, पूरा एकदम डिटेल में हम उनको पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे सोशल हैंडल पे मैसेज कर सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।